में हम देख रहे हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है एक्सरे प्रोडक्शन का। मतलब यहाँ वैक्यूम ट्यूब में 2 प्लेट हमने लगाए, एक प्लेट पे लाइट रे आते देखे तो सर्किट कंप्लीट करने पर वहां हमें करंट दिखने लगा। अब हुआ क्या कि ये जो फोटोन आया, इस फोटोन के आने से, लाइट या ईएम वेव आने से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो हम देख रहे हैं इसके पास वेलोसिटी भी है, और इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है तो ये भागते दौड़ते, यदि यहाँ बैटरी नहीं भी होता, यदि यहाँ बैटरी नहीं भी होता तभी मुझे करंट दिखने लगा। यदि यहाँ बैटरी नहीं भी होता, इन दोनों प्लेटों को यदि मैंने अटैच करके वैक्यूम ट्यूब में रखा हुआ है बाहर से ऐसे कनेक्ट करके, और उसमें यदि अमीटर हमने लगा दिए हैं तो अमीटर में नॉन जीरो एक करंट दिखने लगा। और ये कब दिखने लगा? जब ये लाइट रे आई, फोटोन आई या ईएम वेव आई एक प्लेट पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, उस जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, और ये जब दूसरे प्लेट पे पहुंचता है तो होता क्या है कि यदि यहाँ वोल्टेज आप अप्लाई कर देंगे, यदि यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, यहाँ यदि बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी लगा देंगे तो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो गाइडेड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पॉजिटिव प्लेट उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनको डायरेक्टेड कर दें कि हाँ उधर ही जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे प्लेट से तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो सामने वाले प्लेट की तरफ जाए, ये होगा यदि वो पॉजिटिव करते हैं, आप एक बैटरी लगा दें। और यहाँ जो अब करंट मिलेगा, ये जो करंट मिलेगा, इस करंट को कहेंगे फोटो करंट, फोटो करंट। और यहाँ जो एक सेल जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं फोटो सेल। फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो सेल। और ये सारा तब होगा जब प्लेट पे कोई फोटोन आएगा, कोई ईएम वेव आएगा या लाइट आएगा। अब फोटोन के बारे में हम लोग 2 मिनट बात कर लें। फोटोन, इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं इट इज क्वांटा ऑफ लाइट। फोटोन के लिए हमने कहा स्पीड ऑफ फोटोन, ये c 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum। Rest mass of photon is 0। Momentum of a photon h by lambda। ये जो आपने कहा h by lambda, इसको ऐसे भी देख सकते हैं अब, hc by lambda into 1 by c, एनर्जी ऑफ फोटोन बाई सी। तो ये आप कह दे सकते हैं E by c। ये फोटोन के लिए है। आप ऐसे इन्हें याद रखें, एक फॉर्मूला कभी देखा होगा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E by c mc से P आप याद कर लें फोटोन के लिए। यहाँ ये खास करके मेंशन करें फॉर फोटोन ओनली। क्या? मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी बाय सी। केवल ये फोटोन के लिए ध्यान रखिएगा, बाकी किसी पार्टिकल के लिए नहीं।
यहाँ ये लिख सकते हैं लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटोन। यहाँ ये भी लिख सकते हैं फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट photon is a energy packet photon is a energy packet having energy h nu or h c by lambda, where lambda is wavelength associated with the light or EM wave. आप जब कहते हैं फोटोन, तो फोटोन इज एनर्जी पैकेट हैविंग एनर्जी hc by lambda या h nu, where lambda is wavelength associated with light or EM wave. फोटोन के लिए जो आपने देखे, एक तो ये लाइट को कैसे देखना है, स्ट्रीम ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है? इट इज क्वांटा ऑफ लाइट या क्वांटा ऑफ ईएम वेव। ये स्पीड जो होता है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ रेस्ट मास कहता है, तो ये फोटोन कभी रेस्ट में दिखेगा ही नहीं, रेस्ट मास 0 है। फोटोन इज एनर्जी पैकेट, फोटोन इज एनर्जी पैकेट हैविंग एनर्जी h nu और hc by lambda। यदि मोमेंटम की बात करते हैं तो h by lambda, ये जो आप देख रहे हैं h by lambda या p, इसको दूसरे नजरिए से ऐसे भी लिख सकते हैं कि h by lambda मोमेंटम ऑफ फोटोन के लिए आप देख रहे थे ऐसे। याद कैसे रखते हैं? तो याद रखने के लिए ऐसे बढ़ सकते हैं आगे, जो आइंस्टीन का एक इक्वेशन है मास एनर्जी का रिलेशन E = mc², उसमें c से डिवाइड करिए, E/c mc, ये p फोटोन का मोमेंटम है, किसी भी पार्टिकल का नहीं, फोटोन का केवल। तो p = E/c, एनर्जी बाई c, ये देगा मोमेंटम। आपने फाइनली यहाँ ये याद कर लिया, एनर्जी जो होगा गिवन, तो उसको c स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करने पर आपको मोमेंटम मिलेगा फोटोन का। ये चेंज करूं मैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ चेक करिए, यदि हमसे कहा जाए कि एक सरफेस पे आई इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, एक सरफेस पे आई इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है और ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है सरफेस को। सरफेस का एरिया है ए। तो यहां हम जानना चाहते हैं कि सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग
सरफेस, ये एब्जॉर्ब कर रहा है सारे फोटोन को। तो हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं फोटोन प्रेशर। अब फोटोन प्रेशर को कैसे देखें? यदि हम कहते हैं कि एक गेंद से किसी दीवार को हिट करें तो गेंद जाकर दीवार से टकरा के वापस आएगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा बिहेव कर रहा है। और गीली मिट्टी के गोले से दीवार को हिट करे, वो जाकर दीवार से चिपक गई। दोनों ही केस दीवार पे फोर्स तो लगेगा क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ है। तो वो जो फोर्स पर यूनिट टाइम आप कैलकुलेट करेंगे दीवार पे लगने वाला, उसे हम कह देंगे मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम इज फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो फोटोन को जब हमने देखा कि उसके पास मोमेंटम है, मान लो ये लैम्डा वेवलेंथ वाले लाइट की इंटेंसिटी है आई, जो परपेंडिकुलर लाइट गई ए सरफेस एरिया पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पर यूनिट टाइम कितने फोटोन टकरा रहे हैं, और एक फोटोन के टकराने से कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज ड्यू टू collision of one photon with the surface। ये हो जाएगा h by lambda माइनस 0, या h by lambda, या उसकी जो भी एनर्जी है E by c। एक पॉइंट और देखिए, यदि मैं बात करता हूं नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, यदि नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मैं कह देता हूं n पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा n कैसे आएगा? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, तो n कैसे लिखेंगे? टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड upon energy of one photon अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप यदि इस जगह एनर्जी के टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया, और एक फोटोन का एनर्जी है वो है E। तो हमारे पास ये आ गया टोटल कितना फोटोन टकरा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, फोर्स कैसे लिखेंगे आप? फोर्स लिखते हैं मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो एक के टकराने से मोमेंटम चेंज कितना दिख रहा है? E by c, और एक सेकेंड में कितने टकरा रहे हैं? n। तो n कितना हो गया? I a by e इंटू E by c, ये हो गया I a by c, ये हो गया F। तो जो प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर कितना होगा? F by a, ये F by a किसके बराबर हो गया? I by c के बराबर हो गया। तो प्रेशर कितना आ गया? I by c। तो ये प्रेशर के लिए ध्यान रखिएगा,
फोटोन प्रेशर, ये होगा I/C। कब? जब ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। और यहां जो नंबर की मैंने बात की है, इस नंबर को देखने के लिए जो ये फॉर्मूला है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर कई बार निकालने के लिए कह देता है। नंबर कई बार कैलकुलेट करने के लिए कह देता है, तो नंबर के लिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि कितना। यहां इसे ये भी लिख सकते हैं IA/H न्यू, एक फोटोन का एनर्जी, IA/HC/λ भी कह दे सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक फोटोन के टकराने पर आने वाला फोटोन का मोमेंटम है h/λ या E/c, और टकरा कर वो एब्जॉर्ब कर लिया गया सरफेस के द्वारा, तो वहां मोमेंटम हो गया अब 0। तो इनिशियल माइनस फाइनल कह लें या फाइनल माइनस इनिशियल कह लें, चेंज इन मोमेंटम आपके हाथ है मैग्नीट्यूड वाइज। सर मैग्नीट्यूड है तो ये आप वर्टिकल लाइन दे दो, ले। और h/λ को आप E/c भी लिख सकते हैं, जहां E एक फोटोन की एनर्जी है। एक सेकेंड में एनर्जी कितनी आई ये सरफेस पे, तो I/A, परपेंडिकुलर आने वाला इंटेंसिटी आई, और उसको E से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड निकल के चला आया। और एक के टकराने पर मोमेंटम चेंज मुझे पहले से पता है, तो n के टकराने पर मोमेंटम चेंज पता चल गया। ये मोमेंटम चेंज है पर यूनिट टाइम, तो जिसे आप फोर्स कहते हैं। फोर्स को A से डिवाइड कर दिया, प्रेशर आ गया I/C। यदि ये जो सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जैसे मिरर हो, तो ये लाइट जो इस पे आते आप देख रहे हैं, ये लाइट जो आप आते देख रहे हैं ना, इंटेंसिटी I, एरिया A, तो आने वाला जो फोटोन है इसका नंबर आपने तो अभी अभी देखा था, I/A टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एक फोटोन का एनर्जी। और एक के कारण जो मोमेंटम चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा, h/λ माइनस माइनस h/λ, एक के कारण मोमेंटम चेंज जो लिख रहे होंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा ट्वाइस h/λ या ट्वाइस E/c। तो जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हो जाएगा n इंटू एक मोमेंटम, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज n था I/E/c, और ये ट्वाइस E/λ I/A/c, I/A/c, I/A/E ये नंबर है, और ट्वाइस E/λ। तो ये ट्वाइस E/λ क्यों, ट्वाइस E/c। यहाँ E और E कैंसिल आउट होते देखा हमने, और ये फोर्स आ गया I ट्वाइस IA/c। और प्रेशर की यदि बात करेंगे फोटोन के, तो ये हो जाएगा ट्वाइस I/c। वैसे भी सोचो ना, यदि एक गेंद जाके, एक गीली मिट्टी का गोला जाके दीवार से चिपक गया, तो मोमेंटम चेंज mv -0 या 0 - mv। और यदि जाकर गेंद टकरा के वापस आ जाता है, इलास्टिक कोलिजन की तरह सिचुएशन हो, तो mv जाने वाला, यदि आप प्लस कहते हो तो आने वाला -mv, उनका डिफरेंस ट्वाइस mv। तो ट्वाइस हो जाता है एक के फोटोन के मोमेंटम चेंज टक्कर का रिफ्लेक्शन होने पर, इसीलिए ट्वाइस I/c हो जाएगा प्रेशर।
यदि एब्जॉर्प्शन हो 100%, आई बाई सी प्रेशर होगा, और यदि एब्जॉर्प्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, उसके बदले रिफ्लेक्शन वाला कंडीशन सोचे तो ट्वाइस आई बाई सी प्रेशर। और एक डिराइव्ड रिजल्ट है कि जब आप हाई इंटेंसिटी का लाइट किसी स्फेयर के सरफेस पे आते देखते हो तो इस पे जो फोर्स लगेगा F ड्यू टू फोटोन प्रेशर, यदि फोटोन प्रेशर के कारण आप फोर्स देखना चाहते हैं तो एरिया का प्रोजेक्शन लीजिए आर रेडियस का, ये डिस्क जैसा बीच का सेक्शन, और आप लिखिएगा I बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, I बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर। I बाई सी हो गया प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये जो डिराइव्ड रिजल्ट है एक आश्चर्यजनक घटना की डिराइव करके जब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस, 100% रिफ्लेक्शन, 100% एब्जॉर्प्शन, in absorption in both case, absorption and reflection। आप यदि एब्जॉर्प्शन सोचते हैं तब भी और रिफ्लेक्शन सोचते हैं तब भी, या दोनों कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन सोचे तब भी, ये डिराइव्ड होकर यही आ जाता है I बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर। आपसे कहा गया पहले पेज पे मैं वापस आता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वही एनर्जी पैकेट फोटोन्स यदि एक प्लेट पे आके टकराता था और देखा ये गया कि उससे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते थे फोटोन के टकराने से, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती थी। और यहां ये देखा गया लैम्डा बदल बदल के, तो एक खास लैम्डा से ज्यादा बड़ा लैम्डा, मतलब कम एनर्जी वाले फोटोन जब आते थे तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता था, फोटो करंट 0 होता था। फिर ये देखा गया कि यदि फोटो करंट है मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, और हमने आने वाले इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ा दी तो उसका क्या असर होगा? तो इंटेंसिटी यदि बढ़ा देते थे तो फोटो करंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, फोटो करंट का वैल्यू बढ़ जाता था। तो इन सब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से हमें एक रिजल्ट मिला। और वो रिजल्ट ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो आने वाला फोटोन का एनर्जी hc बाय लैम्डा -5। ये है hc बाय लैम्डा -5। एक्सपेरिमेंट करके जब आइंस्टीन ने देखे, लैम्डा बदल बदल के देखे, लैम्डा कम ज्यादा करके देखे, तो उसके बाद उसने एक रिलेशन दिया hc बाय लैम्डा -5, जहां 5 क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा जो है इंसिडेंट वेवलेंथ फोटोन का, लाइट का, ईएम वेव का, इंसिडेंट लाइट का। ये फाई जो है, इस फाई को कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटेलिक प्लेट। जिस प्लेट से ये फोटोन टकरा रही है, जहां से ये फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, उस प्लेट का वर्क फंक्शन कहलाता है। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि ये वर्क फंक्शन का क्या चक्कर है। तो ये जो वर्क फंक्शन रखते हैं फाई, वर्क फंक्शन, ये है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required by free electron present on surface of the metallic plate to comes out from it। ये मिनिमम एनर्जी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस पे मौजूद था, उसे हम लोग कह देते हैं वर्क फंक्शन। अब यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो भी होगा मेटल के प्लेट में फ्री, उनको यदि हम एनर्जी दें, तो एनर्जी देने पर वो हो सकता है कि वहीं भाग दौड़ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दे और सरफेस से बाहर ना आए, या हो सकता है सरफेस से बाहर भी आए। यदि सरफेस से बाहर आता है, ऐसी स्थिति है, तो हम लोग कहते हैं वो मिनिमम एनर्जी जिसको लेके वो बाहर आ सकता है, वो उस मेटल के प्लेट का प्रॉपर्टी है, और उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। यदि मेटल का प्लेट बदलेगा तो ये वर्क फंक्शन बदलेगा। ये जो वर्क फंक्शन है फाई, ये डिपेंड्स ऑन मेटेलिक प्लेट। वर्क फंक्शन फाई इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक प्लेट। आप प्लेट बदल दो, ये बदल जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और सोचना, थोड़ा डिटेल एडवांस लेवल में जाके।
एक मेटल का प्लेट है और उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया, इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड प्लेट है, तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये जो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है उस अगले इलेक्ट्रॉन को जाने से और मना करेगा, भाई कहां जा रहा है, यहीं बैठ। तो यदि आइसोलेटेड प्लेट होगा तो उसका वर्क फंक्शन का वैल्यू जैसे जैसे उससे इलेक्ट्रॉन को हम हटाते जाएंगे वर्क फंक्शन बदलता जाएगा। तो ये एडवांस के लेवल में सोचने की नौबत आ सकती है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के एग्जाम में मेटेलिक प्लेट के वर्क फंक्शन एक फिक्स वैल्यू की तरह आप दिमाग में सेट करना, और फोटो सेल में वो वैलिड भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव प्लेट पे जा करके फिर मुड़ करके वायर के थ्रू वापस आ जाएगा उस पहले वाले प्लेट पे। तो उसका मतलब वो जो आपने सोचा था कि चार्ज बढ़ा लूंगा घटा लूंगा तो वो सब कहानी नहीं बनने वाला। तो वर्क फंक्शन उसका फिक्स्ड ऐसा बिहेव करेगा जो भी होगा। तो वर्क फंक्शन है मेटेलिक प्लेट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी कि मेटल के प्लेट के सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री, उनको यदि मिनिमम एनर्जी चाहिए जितना बाहर आने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, प्लेट के एटम्स के पकड़ से अलग होने के लिए, वो एनर्जी कहलाता है वर्क फंक्शन प्लेट का। और वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन यदि आया तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन है तो वो तो बाहर आ ही नहीं सकता उतना ही एनर्जी लेकर। ये जो आईडी देखा गया कि हमने वेवलेंथ बढ़ा दी, पहले वायलेट था अब रेड कर दिया, वेवलेंथ बढ़ा दी तो एक एक एनर्जी जो फोटोन से एसोसिएटेड था वो कम हो गया। तो देखा ये गया कि मैं घंटों भर लाइट देता रहूं वो ज्यादा वेवलेंथ वाला तो एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। ये जस्टिफाई करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जस्टिफाई करता है, क्योंकि यदि वेव नेचर होता लाइट का यहाँ इफेक्टिव तो वेव में एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, वहां पैकेट नहीं बनता। तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वेव से कलेक्ट कर लेता, चाहे 1 मिनट में चाहे 10 मिनट में, और वो बाहर आता। लेकिन यहां देखा गया कि एक खास वेवलेंथ से बड़े वेवलेंथ का कितना भी हम फोटोन डाल दें, कितना भी लाइट डाल दें, कितना भी ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट डाल दें, लेकिन नहीं निकल के आ रहा है एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि एक फोटोन का एनर्जी एक बार में एक इलेक्ट्रॉन कैच कर सकता है। ये एक रूल सोचा आइंस्टीन ने कि एक बार में एक फोटोन का ही एनर्जी कैच करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, हर एक पैकेट का जो वैल्यू है वो hc/λ या hν है, और ये जो फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन को ही एक एनर्जी दे सकते हैं। ये पैकेट्स है एनर्जी का, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि मैंने आधे पैकेट यूज कर लिया या एक पैकेट ये और अगला आधा पैकेट दूसरा यूज कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन को ले सकता है एनर्जी। ये लिमिटेशंस देखा गया। सर ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों? तो ध्यान से सुनिए। फिजिक्स में हम कहते हैं कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट इवेंट्स व्हिच इज ऑब्जर्व्ड इन नेचर। तो नेचर में हमने इवेंट देखे और तब ये रूल सोचा। आइंस्टीन ने इवेंट देखा, उसने कहा कि ये एनर्जी का पैकेट है यहाँ एक पॉइंट, उसका नाम दिया फोटोन। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन लेता होगा, नहीं ऐसा होता तो किसी भी वेवलेंथ पे एक पैकेट के बदले 4 पैकेट खा के इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए था। फिर से ऐसा नहीं होते देखा गया, तो उन्होंने रूल बनाया नेचर में इवेंट बार बार देख के कि ना एक बार में एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट फोटोन एक ही फोटोन का यूज कर सकता है। फिर उन्होंने ये रूल बनाया कि ये देखकर इवेंट को देखकर
कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनकी जो एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी है वो, उनका जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो आने वाले फोटोन के एनर्जी में से वर्क फंक्शन हटा लेंगे तो जो बचेगा वो होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सर ये मैक्सिमम वर्ड क्यों आया उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों आया पे गौर करिए। मान लो आने वाला फोटोन का एनर्जी है 100 और वर्क फंक्शन है 40, तो वर्क फंक्शन 40 मतलब सरफेस वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, सरफेस वाले फ्री इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर के बाउंड तोड़ के मेटल के पकड़ से बाहर आ जाए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो 40 चाहिए। तो 60 जूल होगा काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर अभी आया। सर मैक्सिमम फिर बोलो, आपने क्यों बोला? तो ध्यान से सुनो ना, ऐसा भी तो हो सकता था वो जो फोटोन आया 100 जूल वाला, मेटल के भीतर का एक इलेक्ट्रॉन ने उसे कैच किया, और मेटल के भीतर का यदि कोई इलेक्ट्रॉन कैच करते तो वो आपस में धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलकर सरफेस तक आएगा। हो सकता है उसमें 60 जूल एनर्जी चली गई हो, और 40 जूल बाउंड को तोड़कर बाहर आने में, सरफेस के ऊपर से एटमॉस्फेयर में या वैक्यूम में निकलने में यूज होगा। तो 60 जूल उसने भीतर से बाहर सरफेस तक आने में यूज कर दिया, फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिला था, और 40 जूल सरफेस से अलग होने में यूज कर दिया। तो अब उसके तो सारे एनर्जी खत्म हो गए, स्वतंत्र तो वो हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन तो वो बन गया। अब वो कबड्डी खेलने को तैयार है, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखने का मौका मिला तो आपके मन में ये भी विचार आया होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो 0 हो सकता है। सर कैसा, कैसे आप सोच सकते हो? तो मिनिमम तो यही पॉसिबल है कि वो भीतर इधर उधर भाग दौड़ में सरफेस तक आने में एनर्जी खर्चा कर दे, और थोड़ा सा वर्क फंक्शन यूज हो गया सरफेस से फ्री होने में, बाकी उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो सर ये मैक्सिमम वाला एनर्जी किसका है? हमने मैक्सिमम उसके लिए कहा जो सरफेस पे बैठे थे। सरफेस का जो मेटल के प्लेट पर जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उनको उनको एनर्जी मिला, और एनर्जी का वर्क फंक्शन वो देके टोकन और बाहर निकल के चले आए। बाकी जो एनर्जी है उनका काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी जो फोटोन का देखते हैं वो लिखते हैं hc/λ। ये सॉल्व करके हो जाता है 12,400 या 12,420 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम, यस सर। और ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए, ये केवल फोटोन के लिए ध्यान रखिएगा। फॉर फोटोन ओनली। और यदि आपको लैम्डा चाहिए तो 12,420 बाई एनर्जी जो फोटोन का है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एंगस्ट्रम में आपको दिख जाएगा लैम्डा। तो ये फोटोन के लिए ये आइडिया भी आप ध्यान रखिए। कि आपको, और 12,420 का कैलकुलेशन यदि आपको थोड़ा लेंदी लगे तो इनको बहुत से किताबों ने 12,400 लेके काम किया है, तो आप भी 12,400 लेके काम कर सकते हैं। अब गौर करिए, यदि पहले तो ये फॉर्मूला कोशिश करिए याद हो जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ 12,400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यदि लैम्डा चाहिए आपको फोटोन का, एनर्जी यदि पता है फोटोन का, तो 12,400 को एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख के, तो एंगस्ट्रम में आ जाएगा लैम्डा।
एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आने वाला लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेटालिक प्लेट है। आपको बताना है कि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा या ये नहीं। तो कैसे सोचे? फोटोन एनर्जी देखो, इक्वल्स टू 12400 बाय 4000, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंस phi is greater than hc by lambda, नो नहीं होगा सर। फोटो इलेक्ट्रॉन will be generated। तो सर ये एनर्जी जाएगी कहाँ पे सर? अपने आसपास जो लोहे का टुकड़ा है उठा के धूप में रख दो थोड़ी देर, तो उस पे लाइट रे फोटोन आई या नहीं आई? आई सर। तो वो एनर्जी कहाँ गई? छू के देखो अब लोहे के टुकड़े को, और लोहे का काला टुकड़ा एक चेयर हो और उसको धूप में, आजकल के गर्मी जब आ जाता है 48 डिग्री वाला, धूप में रख दो 2-3 घंटे और फिर उस पर रख के देखो अपना, बैठो, फिर पूरा आनंद आ जाएगा। एकदम कभी नहीं भूलोगे वो एनर्जी कहाँ गई। लोहे के गर्म चेयर पे बैठ के देखो, सर आई आनंद आया बैठने में? सर हाँ सर बोलो। सर ये वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है सर, तो फिर भी तो गर्म करने में तो जाता सर एनर्जी। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये थोड़े ना कहा कि जो फोटोन जितने आएंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। क्या मैंने ये अभी तक स्टेटमेंट कहा है आपको? नहीं सर। तो इसका मतलब है ये चांस की बात है कि वो जो फोटोन आया उस फोटोन को सरफेस का इलेक्ट्रॉन खाया है या मेटल के प्लेट के भीतर का। यदि भीतर का कोई खा खड़ के बैठा हो तो वो तो बाहर सरफेस तक ही नहीं आया, वो भीतर ही रह गया एनर्जी, वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हुआ। और यदि सरफेस के इलेक्ट्रॉन ने बाई चांस उसे खाया होगा तो बाहर दुनिया घूमने निकल आएगा फोटो इलेक्ट्रॉन बन के। तो ये जरूरी नहीं है 100 फोटोन आएगा तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। ये अलग अलग मेटल की अपनी अपनी खासियत है। ये क्वेश्चन में हो सकता है कोई कह दे कि इफिशियंसी है 30%, तो मान लोगे कि 100 फोटोन यदि आएगा तो 30 फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। यदि कह दे इफिशियंसी है 1%, तो मान लोगे कि 100 फोटोन आएगा तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। अब काम की बात करो फिर से कि यहाँ मेटल का प्लेट है, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से आ रहा है लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। ये यदि फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका के मैक्स कितना होगा ये बताओ, और के मीन कितना होगा ये बताओ। फिर के मैक्स 1.1 होगा सर। तो के मैक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एच सी बाई लेमडा माइनस 5। एच सी बाई लेमडा माइनस 5 लिखने से अच्छा याद आया मुझे 12400 बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 5 का जो वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते ही है। 12400 बट्टे 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 माइनस 2 दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के मैक्सिमम हो गया, और के मिनिमम कितना होगा? वो फिक्स वैल्यू है 0।
एक बार इस बात पे गौर करो कि आने वाले लाइट की इंटेंसिटी है आई और वेवलेंथ लेम्डा मान ले, और यहां से जनरेट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ आइडियल कंडीशन की यदि बात कर लें, आइडियल कंडीशन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन generated per second equals to number of photon incident per second। मतलब आइडियल कंडीशन है कि जितना आया फोटोन उतने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। और आइडियल ना हो तो हम ये लिख सकते हैं, और ये जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड था उसको कैसे देखते थे, आई इंटू ए बाई ई, आई इंटू ए बाई एच न्यू, या आई इंटू ए बाई एच सी बाई लेमडा। अब मुझे बताइए कि हम यदि फोटो सेल की बात कर रहे हो और इसके फोटो करंट के बारे में बात कर रहे हो, ये आने वाला इंटेंसिटी आई लेमडा इनके बारे में भी बात कर रहा हूं, बताइए यहां जो फोटो करंट होगा ये फोटो करंट किस बात पे निर्भर करेगा, सैचुरेशन फोटो करंट आई मैक्सिमम। यहां से जितने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते होंगे एक सेकेंड में, जितने फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे एक सेकेंड में, उनका जो नंबर होगा n, यदि वो फोटो इलेक्ट्रॉन जितने जनरेट हुए एक सेकेंड में और उनका जो चार्ज है E के बराबर, तो एक सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले जो नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, वो तो यही होगा n इंटू ई, और यही करंट बनेगा। तो ये जो आप n देख रहे हैं इसे यदि आप n कह देते हैं, ये n इंटू ई हो जाएगा आई मैक्स, जिसे कह देते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, मैक्सिमम फोटो करंट, सैचुरेशन फोटो करंट। ये सैचुरेशन फोटो करंट है, आई मैक्सिमम है, ये n इंटू ई के बराबर होगा। अब बताइए यदि मैं इंटेंसिटी को डबल कर दूं तो सैचुरेशन करंट पर क्या असर पड़ेगा? डबल हो जाएगा सर। हाँ, तो ये सारी किताबें लिख रही हैं कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेशन करंट, लेकिन किताबों ने ये लिखने की कोशिश नहीं की है, जिसके कारण बच्चे गलत करते हैं कि लेमडा का इसके लिए फिक्स होना जरूरी है। यदि किसी ने लेमडा को हाफ कर दिया और इंटेंसिटी को डबल कर दिया हो, तो इंटेंसिटी को डबल किया है लेकिन लेमडा के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, लेमडा हाफ कर दिया है, तो चेक करो क्या सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा इंटेंसिटी डबल करने पर? यदि सर लैम्डा फिक्स है तो डबल हो जाएगा लैम्डा का कुछ। हाँ, तो आज से आगे आप क्या याद रखेंगे लैम्डा कि फिक्स आज से आगे आप ये याद रखेंगे कि इंटेंसिटी पे डिपेंड तो करता है लेकिन केवल इंटेंसिटी पे ही नहीं। यदि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पैकेट का वैल्यू हम फिक्स रखें, मतलब उसका लेमडा या फ्रीक्वेंसी फिक्स रखें, तभी ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी डबल करने पर
फोटो सैचुरेशन करंट का वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यदि ये कह दे कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया और इंटेंसिटी को 4 गुना कर दिया तो फोटो करंट पे क्या असर पड़ेगा? सैचुरेशन फोटो करंट, इंटेंसिटी को 4 गुना और फ्रीक्वेंसी को डबल। तो कौन सा रूल आप सोचेंगे फिर एन के लिए? ये IA/h/न्यू। यदि इंटेंसिटी को 4 गुना कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी को डबल, तो जो करंट है वो डबल हो जाएगा, सैचुरेशन फोटो करंट। और यदि आइडियल कंडीशन नहीं होता, यदि आइडियल कंडीशन नहीं होता तो हम क्या कहते कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, आइडियल कंडीशन यदि नहीं है तो ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड पर सेकेंड, ये प्रपोर्शनल होगा, एन प्रपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, प्रपोर्शनल होगा, एन प्रपोर्शनल होगा, इसके प्रपोर्शनल होगा तब भी तो काम चल गया। ये तब भी इंटेंसिटी डबल करोगे, लेमडा फिक्स रखते हुए, न्यू फिक्स रखते हुए, तो इंटेंसिटी डबल करोगे, एन डबल हो जाएगा, एन डबल हो जाएगा तो करंट डबल हो जाएगा, सैचुरेशन फोटो करंट प्रपोर्शनल होगा। 100% इफिशियंसी ना भी हो तो जो भी होगा इफिशियंसी एक मेटल प्लेट के लिए फिक्स जैसा बिहेव करता है, इफिशियंसी कुछ भी 30%, 40%, 80% जो भी। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड जनरेटेड पर सेकेंड, ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड वो हमने देखा IA/E या IA/h/न्यू या IA λ/hc। तो सैचुरेशन फोटो करंट के बारे में बात करने के लिए इस पेज को आप ध्यान रखें कि n नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड पर सेकेंड यदि है तो I max जो मिला फोटो सेल में हमें वो मिल रहा है Ne। यहां एक पॉइंट और कि यदि हम ऐसा देखें कि फोटो प्लेट, ये जो आपके प्लेट पर लाइट आ रहे थे, ये लाइट एक बल्ब से आ रहा है और बल्ब कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे, और यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है। यदि बल्ब को हम शिफ्ट कर दें, अब जो नया वाला पोजीशन है बल्ब का, ये पोजीशन हो गया है 2R डिस्टेंस पे, तो बताइए सैचुरेशन फोटो करंट पे I max पे क्या असर पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए, यदि बल्ब को पॉइंट सोर्स मानते हैं तो बल्ब को पॉइंट सोर्स मानते हैं तो इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं? इंटेंसिटी लिखते हैं फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इक्वल्स टू हो जाता है जो भी पावर है अपॉन 4πr²। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो प्लेट पे जो इंटेंसिटी रिसीव किया गया बल्ब के द्वारा, यदि डिस्टेंस हम डबल कर देंगे तो प्लेट पे आने वाला इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 1/4। और यदि इंटेंसिटी 1/4 हो गया, बल्ब की कलर हमने नहीं बदले, बल्ब से आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमने नहीं चेंज किया, वही बल्ब है, केवल हमने शिफ्ट किया, तो इंटेंसिटी डिस्टेंस डबल करने पर इंटेंसिटी हो गया 1/4। और यदि इंटेंसिटी हो गया 1/4 तो जो फोटो करंट होगा
ये फोटो करेंट बिकम्स 1/4। इनके बारे में क्या कहेंगे? I max becomes 1/4 due to shift of bulb, shift of the bulb। बल्ब को यदि हम शिफ्ट होते देख रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ा, क्या ये आपके समझ में आ गया? यस सर। यहां बल्ब के कलर को हमने चेंज नहीं किया, बल्ब के केवल डिस्टेंस शिफ्ट कर देने पर प्लेट पे रिसीव किया जाने वाला इंटेंसिटी देख रहे हैं 1/r² के प्रोपोर्शनल। प्लेट का इंक्लाइनेशन बदलेंगे, बल्ब से जुड़े हुए या तो नॉर्मली लाइट आएगी बल्ब वाली प्लेट पे, या प्लेट का ओरिएंटेशन बदलेंगे तो थीटा एंगल पे आएगी, तो वो कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आने वाला इंटेंसिटी। तो थीटा पे भी वो प्लेट को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो उसका असर भी ध्यान रख सकते हैं सोचने के लिए। यहां जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं। फोटो सेल देखिए, और यहाँ वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं ये भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आमीटर एक है, यहाँ आ रहा है लाइट, वर्क फंक्शन पाई, इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा। तो यदि आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज, और यहां से जो गुजरता देख रहे हैं दैट इज फोटो करेंट, और ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं फोटो करेंट का, फोटो करेंट और प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो जब बैटरी आप नहीं लगाए होंगे तब भी कुछ ना कुछ फोटो करेंट हमें मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो सामने वाले प्लेट पे कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा। लेकिन बैटरी लगा देंगे और सामने वाला प्लेट पॉजिटिव कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहा था वो भी पहुंचने लगेगा, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन थोड़ा सा बढ़ा ये नहीं कि बहुत बढ़ने वाला है और बढ़ता चला जाएगा, वो एक समय के बाद फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड में 10 जनरेट हो रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, तो 10 ही तो अधिक से अधिक गुजरेंगे किसी क्रॉस सेक्शन से। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे वो 12-14 थोड़े ना हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ जो करंट आता है बैटरी के बढ़ाने का असर जब खत्म हो गया, वोल्टेज बढ़ाने का असर, और मैक्सिमम करंट ये आ गया I0, उसे कहते हैं सैचुरेशन फोटो करंट। सैचुरेशन फोटो करंट। और ये जो सैचुरेशन फोटो करंट बना रहे हैं ये एट इंटेंसिटी आई फिक्स्ड लैम्डा के लिए। और यदि मैं पोलैरिटी अपोजिट कर दूं तो ये जा करके कम होने लगेगा, सामने वाला निगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को रोकने लगेगा, और फाइनली ये कहीं ना कहीं अपोजिट पोलैरिटी देने पर कभी न कभी करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन सामने। और जिस वोल्टेज पे ऐसा होगा उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा इस पे थोड़ा सा विचार कर लें। तो ध्यान से देखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसके पास वेलोसिटी है, के मैक्सिमम है, वो hc/λ माइनस आपने लिखा है 5, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला आना शुरू करता है। और यदि यहां पोलैरिटी बदल दिया जाए, यहां प्लस कर दें और यहां माइनस कर दें,
यदि पोलैरिटी मैं बदल दूं तो क्या होगा कि ये माइनस प्लेट हो गया और ये प्लस, तो माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम वाला था वो पहुंचा तो यहां तक और उसकी एनर्जी कम होती गई और यहां पर आकर के वो रेस्ट पे आ गया। तो ये जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में और वो अगले वाले प्लेट को टच करते करते रह गया, तब फिर ये रिपेल होकर के वापस भगा दिया गया, तो करंट हमें नहीं मिलेगा। करंट हमें क्या दिखने लगा, जीरो। उस समय जो यहां था वी मिनिमम, जिस पर ऐसा घटना हमने देखा, उसे हम कहते हैं वी स्टॉपिंग। और इसके लिए रिलेशन क्या होगा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉस इन के मैक्स वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के जो वर्क होता है वो लिखते हैं ना क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, ई इंटू वी स्टॉपिंग। ये के मैक्स माइनस जीरो, फाइनली जीरो हो गया। के मैक्स क्या था, एच सी बाई लेमडा माइनस 5, और ये किसके बराबर आ गया, ई इंटू वी स्टॉपिंग। तो आपको यदि वी स्टॉपिंग चाहिए तो निगेटिव का आइडिया तो आपको है ही, पॉजिटिव प्लेट किधर निगेटिव प्लेट किधर। तो हम आपको बता रहे हैं के मैक्स को किससे डिवाइड कर दो, ई से। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगा ना के मैक्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगा के मैक्स, उसको ई से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन चला गया, वोल्ट में आपको वो वोल्टेज रह जाएगा। और माइनस ये बताने के लिए उसके पीछे कई बार लगा देते हैं कि ये अपोजिट टर्मिनल है, मतलब जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला है उसी को पॉजिटिव करके रखना है आप। आप ये वी स्टॉपिंग के लिए देख सकते हैं एच सी बाई ई लेमडा माइनस 5 बाई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट के बीच का, जिसके कारण मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी सामने वाले प्लेट पर पहुंचते पहुंचते रुक जाता है और वो वापस चला आता है। तो यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं पहुंच पाया तो बाकी की तो औकात ही नहीं है वहां पहुंचने की, तो करंट हमें नहीं मिलेगा, करंट जीरो हो जाएगा। उस समय जो मिनिमम वोल्टेज हमने देखा, और इससे ज्यादा वोल्टेज आप लगा देंगे तब तो नहीं ही आएगा, तो आपको वो मिनिमम वाले को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहना है। इससे ज्यादा वोल्टेज आप लगाते हैं बैटरी वाला, तब तो वो नहीं ही आना है। पोलैरिटी अपोजिट करके, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उससे पॉजिटिव प्लेट बना के रखना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करे वो बैटरी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहां एंगस्ट्रॉम, बताइए मैं कितना मिनिमम पोटेंशियल लगा दूं, ये वी स्टॉपिंग क्या होगा, इसके लिए ये मैं जानना चाहता हूं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचा, वी स्टॉपिंग देखना है तो के मैक्स बाई ई कर दें। अब के मैक्स कैसे निकल के आएगा, के मैक्स निकल के आएगा एच सी बाई लेमडा माइनस 5, 12,400 बाई लेमडा 4,000 माइनस 2, 3.1 सर 1.1 माइनस 2, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट का यदि हम ऐसे बैटरी लगा देंगे तो ये नहीं निकल के इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा सामने वाले प्लेट पर। और 1.1 से बड़ा कुछ भी लगा दें, 1.5, 2, 3, 4, 5 वोल्ट, तो नहीं ही पहुंचेगा। तो हमें वो मिनिमम वाला देखना रहता है कि कितना लगाऊं। कभी कभी ऐसे लिखा दिखेगा वी स्टॉपिंग इज
-1.1 वोल्ट। तो माइनस किसके लिए आया है वो दिमाग में रखना, ये बताने के लिए कि सामने वाला प्लेट माइनस रखना है आपको, वो रिपेल करेगा। और जब आप वो ग्राफ बनाते हैं ना फोटो सैचुरेशन करंट वाला, किसके साथ, वोल्टेज के साथ, तो वो पीछे कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल हम दिखाते हैं ना, इसलिए ऐसा कुछ है, ये खास इंटेंसिटी पे ग्राफ। अच्छा यहां सोचो, स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, आई के बदले मैं 2i कर दूं, लैम्डा फिक्स है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? सर बहुत फोन आ रहे हैं। नहीं सर, नहीं पड़ेगा सर। लेकिन के मैक्स तो वही रहेगा, के मैक्स एक्सी बाय लैम्डा, उसमें इंटेंसिटी कहीं आई नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा लेकिन सैचुरेशन करंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यदि मैं पड़ेगा इंटेंसिटी को सर। डबल कर दूं, Yes, क्या sir. हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा सर। हाँ, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जब आप बात करेंगे ग्राफ देखकर क्वेश्चन के पूछे जाने की, तो आपसे ये पूछा गया कि इन दोनों ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि ये है ग्राफ 1 और ये 2, ये सैचुरेशन करंट, ये वोल्टेज। बताओ यदि लैम्डा सेम है फॉर इंसिडेंट फोटोन, लैम्डा सेम कह दिया गया, आप बताओ रिलेशन किसका क्या होगा? फाइंड रिलेशन बिटवीन phi1 phi2, फाइंड रिलेशन बिटवीन दो फोटो सेल हैं, उनमें जो टारगेट जिसपे फोटोन आ रहे हैं उनमें रिलेशन क्या होगा, किसका ज्यादा होगा फाई और किसका कम होगा? तो कैसे देखेंगे? तो वी स्टॉपिंग का क्या था अपने पास कहानी, के मैक्स बाई, के मैक्स कैसे लिखते थे, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई बाई। तो ध्यान से सोचो ना, जिसके भी स्टॉपिंग का वैल्यू ज्यादा है, वी स्टॉपिंग 1, वी स्टॉपिंग 2, जिसके मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस का, उसका फाई क्या होगा, कम, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो निकले होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा उन्हें रोकने में। तो हम क्या कह सकते हैं सॉल्व करते वक्त, इस एग्जांपल में सॉल्व करते वक्त क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, सिंस वी स्टॉपिंग 2, इसका जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन वी स्टॉपिंग वोल्टेज कैपिटल वी स्टॉपिंग 1, implies that phi2 is less than phi1। वर्क फंक्शन कम होगा 2 वाले का, जो उस फोटो सेल 2 में है मेटल जिसपे फोटोन आके टकराते हैं, उसका वर्क फंक्शन कम होगा, तो उससे निकलने वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो रोकने के लिए उसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी हमें लगाना पड़ेगा। और सैचुरेशन करंट एक जैसा दिख रहा है, तो इंटेंसिटी जो होगा, लैम्डा तो सेम था ही, इंटेंसिटी में रिलेशन पूछेगा तो इंटेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है, I01 इक्वल्स टू I02, सैचुरेशन करंट सेम, तो उनपे जो इंसिडेंट कैपिटल आई वाला इंटेंसिटी हम दिखाएंगे वो भी सेम। सैचुरेशन करंट यहां आप देख रहे हैं दोनों के सेम हो गए हैं। क्या ये आइडिया एक बार और एक्सप्लेन करूं? नो सर, आगे सर। आप यदि बात करते हैं एक ग्राफ ये,
और दूसरा ग्राफ ये I1 I2 इंटेंसिटी है, लेमडा कहा गया है सेम, ये फोटो करंट है, ये V है, ये ग्राफ 1 आपने कह दिया है, ये ग्राफ 2 आपने कह दिया है, VS ये 2 है और ये VS 1 है, लेमडा सेम है। आपको अब बताना है इंटेंसिटी में रिलेशन और वर्क फंक्शन में रिलेशन। फाइंड रिलेशन वर्क फंक्शन 2 का जाता है सर between I1 and I2, phi1 and phi2। तो सॉल्व करते हैं। I2 is greater than सैचुरेशन फोटो करंट I नॉट कहते हैं 2 is greater than I नॉट 1। इसका मतलब N2 जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होगा N2 ग्रेटर देन N1, और N2 क्या लिखते थे, तो I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी के लिए हम लोग बात करते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1। और V स्टॉपिंग के लिए था K मैक्स बाई E। तो K मैक्स बाई E SC बाई लेमडा माइनस 5/E। डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, VS1 इज ग्रेटर देन VS2। मैग्नीट्यूड वाइज चेक करेंगे, निगेटिव में मत उलझिएगा। इससे हमें पता चल गया phi1 इज लेस देन phi2। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल वाला बैटरी मुझे लगाना पड़ेगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके लिए रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ज्यादा लगाना पड़ा कंपेयर करते वक्त लेमडा से। यहाँ कुछ ग्राफ दिख जाते हैं, जैसे आइंस्टीन का जो इक्वेशन है h nu माइनस फाइव का ग्राफ दिखेगा। तो ध्यान से देखिए ना, स्लोप पॉजिटिव, और ये न्यू है और ये के मैक्स है। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं के मैक्स बढ़ता जाता है, और ये जो लेंथ आता है इंटरसेप्ट ये 5। तो दो अलग अलग मेटल के लिए आप ये अलग अलग आप ग्राफ बनाएंगे, लेकिन जो इनका स्लोप होगा वो स्लोप जो है, स्लोप देखिएगा tan θ1 tan θ2 और ये h के बराबर आएगा। तो वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो सेम रहेगा, ये पैरेलल ग्राफ बनते हैं। और हर एक मेटल के प्लेट के लिए यहाँ एक खास फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से यदि कम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो निगेटिव होगा। निगेटिव माने नहीं निकलना इलेक्ट्रॉन का, इसलिए नीचे हमने डॉटेड लाइन दिखाए। तो न्यू नॉट जो है इसके लिए एक नाम दिया गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। It is minimum frequency required to generate a photoelectron from a metallic plate या from the metallic plate।
आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या ध्यान रखना है? इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जनरेट ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। अच्छा, अब सोच के देखो, मेटालिक प्लेट से आप फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हो, तो जनरेट करने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए? कम से कम तो फाई के बराबर एनर्जी चाहिए ही। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और यहीं पे इसे एच बाई लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं। यहां जो आप लेमडा नॉट लिख रहे हैं सी बाई न्यू नॉट, इसे सी बाई न्यू नॉट इसे कह देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये ध्यान दीजिएगा, इसको मिनिमम वेवलेंथ नहीं कहेंगे, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे फोटोन जनरेट हो पाएगा। और इससे ज्यादा वेवलेंथ होने पर नहीं जनरेट होगा, इससे कम वेवलेंथ होगा तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन तो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म यूज करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता मिलेगा, और इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले पे फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। तो आपको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड देखने का मौका मिला। हिंदी भाषा में कहते हैं दहलीज, दहलीज कहते हैं दरवाजे को। तो दहलीज को पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए कम से कम, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमें मिलेगा। थ्रेशोल्ड, दहलीज, वो फ्रीक्वेंसी जिसके आने पर इलेक्ट्रॉन अपने दरवाजे, वो जिससे बाहर निकल जाए, मतलब सरफेस को छोड़ के बाहर निकल आए, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी देने वाला फोटोन होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मेटल बदलेगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदलेगी। जैसे आपसे कहा गया कि ये प्लेट है, वर्क फंक्शन है इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? लेमडा मैक्स या लेमडा नॉट, ये फोटोन का वेवलेंथ है ना, 12,400/2 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो ये लेमडा नॉट कितना हो गया? 6200 एंगस्ट्रम। यदि इस प्लेट पे वेवलेंथ आता है 12,000 एंगस्ट्रम का, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो पाएगा? नो सर। नो सर। 14,000 एंगस्ट्रम का, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो पाएगा? नहीं सर। नो सर। फिर 62 तो से इसका कम होगा। मतलब है हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को समझ गए। और फ्रीक्वेंसी यदि पूछेगा कोई, तो V इक्वल्स टू एफ लेमडा, C इक्वल्स टू न्यू लेमडा, न्यू नॉट लेमडा नॉट। तो न्यू नॉट हो जाएगा C बाई लेमडा नॉट, 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा नॉट के बदले 6200 × 10⁻⁻10 हर्ज में आ जाएगा ये डाटा। सर फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा नहीं है सर। क्या कह रहे हो? फ्रीक्वेंसी का डाटा ज्यादा नहीं आया सर। अब ज्यादा आए कम आए उसके लिए मैं क्यों अकल लगाऊं? रास्ता तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। ठीक। यहां ध्यान रखिए, एक एग्जाम्पल कॉमन सा मिलता है। इफ लेमडा इंसिडेंट becomes lambda by 2, then
K max becomes पहला ऑप्शन K max by 2 greater than K max by 2 less than K max by 2 none, cannot say। आपको फोटो सेल के लिए ये चुनना है, इंसिडेंट लेमडा को आधा कर दें तो के मैक्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी आधा हो जाएगा? सर तो सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचते हैं, के मैक्स इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस 5, के मैक्स डैश इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा डैश माइनस 5, मटेरियल तो वही है, एच सी बाई लेमडा बाई 2 माइनस 5 या ट्वाइस एच सी बाई लेमडा माइनस 2 5 प्लस 5 ट्वाइस एच सी बाई लेमडा माइनस 5 प्लस 5 ट्वाइस के मैक्स प्लस 5, इट इज ग्रेटर देन ट्वाइस के मैक्स। और ये लेमडा को डबल किया है ना, लेमडा को हाफ किया है ना, तो जनरली ये डबल दिमाग में आता है। क्वेश्चन में चेंज करो, ट्वाइस के मैक्स से ज्यादा, ट्वाइस के मैक्स से कम, कौन सा वाला ठीक रहेगा? सर ट्वाइस के मैक्स से ज्यादा सर। तो ये ध्यान से देख लो, कैलकुलेट करने का आइडिया। सर यदि लैम्डा बाय 2 होता तो सर के मैक्स से ज्यादा होता तो फिर से बोलो। यदि सर आपने लैम्डा बाय 2 किया ना सर बाद में, तो उसका आंसर आता सर के मैक्स से कुछ ज्यादा। नहीं, चेक करो, आंसर भी मैंने चेंज कर दिए हैं, क्वेश्चन में भी चेंज कर दिए हैं, अब विजिबल हो गया होगा स्क्रीन पे। चेक करो, मैंने पहला ऑप्शन दे दिया है ट्वाइस के मैक्स, दूसरा ऑप्शन कर दिया है ग्रेटर देन ट्वाइस के मैक्स, और तीसरा ऑप्शन मैंने कर दिया है लेस देन ट्वाइस के मैक्स, और चौथा ऑप्शन कर दिया कैन नॉट से। ऑप्शन चेंज कर दो। हाँ सर, थर्ड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा सर। अब यहां पर ये कहो कि यदि लैम्डा को डबल कर देते तो क्या क्या संभावनाएं थी? तो ध्यान से सुनिए, लैम्डा को डबल कर देते तो हो सकता है कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा हो जाता, और यदि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ा हो जाता तो एक संभावना है कि करंट हमें मिलेगी ही नहीं, फोटोन हमें मिलेगा ही नहीं। दूसरी संभावना है कि यदि फोटोन मिलेगा तो उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में हम कैसे बात करेंगे? जो एनर्जी होगा वो आधे से भी कम हो जाएगा यदि 2 लैम्डा कर देंगे तो। सर वो कैसे आप प्रूफ करोगे 2 लैम्डा करने पर? के मैक्स लिखते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस 5, अब 2 लैम्डा करके देखते हैं, यदि 2 लैम्डा के बाद भी वो फोटोन जनरेट हो रहा हो तो हो सकता है जनरेट ही ना हो, यदि थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया तो। एच के मैक्स डैश कह रहे हैं 2 लैम्डा माइनस 5, एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस 5/2 माइनस 5/2, 1/2 कॉमन ले लेंगे, एच सी बाई लेमडा माइनस 5 माइनस 5/2, ये के मैक्स बाई 2 माइनस 5/2, ये जो डाटा है ये लेस देन है के मैक्स बाई 2, ये डाटा जो है वो लेस देन है के मैक्स बाई 2, के मैक्स बाई 2 मतलब आधे से भी कम हो गया। यदि वेवलेंथ डबल कर देंगे तो एक संभावना है कि करंट निकले ही नहीं, और दूसरी संभावना है आधे से भी कम हो जाए। दूसरी संभावना है आधे से भी कम हो जाए। ये पॉइंट क्लियर? हाँ सर। उसी तरह फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, उनके लिए सोच सकते हैं आप,
हाँ सर। और फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे तो एक संभावना है करंट मिले ही नहीं, और दूसरी संभावना है यदि फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ किया है तो करंट हाफ से के मैक्स हाफ से कम हो जाए। एक कंसेप्ट है छोटा सा जो फोटो इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर में मिल जाता है, देयर इज wave associated with each moving particle। अब यदि हर एक मूविंग पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड है, कॉल्ड मैटर वेव। इट्स wavelength lambda is called de Broglie wavelength सर and हमेशा बहुत है आज के लिए बहुत। is given by, बस यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिख दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। lambda equals to h by p, h by mv, h by under root twice km, h by twice q into v में यदि एक्सलेट कर रहे हैं तो ये डिफाइंड है lambda de Broglie। ये आप ध्यान रखिएगा कि सारे पार्टिकल के लिए है, और इस जगह जो हमें याद रखना है वो पहला फॉर्मूला, यदि भी पोटेंशियल डिफरेंस में हमने एक्सलरेट किया चार्ज पार्टिकल को तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन तो है ही पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हैं, याद रहता है तो। लैम्डा प्रोटॉन के लिए लिखते हैं 0.286 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। v वोल्टेज में एक्सलेट जब कर देंगे तब जो उनके पास मोमेंटम होगा, तब जो उनका वेवलेंथ आप लिखेंगे तो ये होगा। रेस्ट से v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सलेट करने पर, ये कैपिटल v वाला भी है, v पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सलेट करने पर रेस्ट से लैम्डा ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन के जैसा मास ये चार्ज होता है और मास डबल होता है। ये हो जाता है 0.202 बाय स्क्वायर रूट में v एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा अल्फा, अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन का डबल होता है चार्ज और 4 टाइम्स होता है मास अल्फा पार्टिकल। तो ये हो जाएगा 0.101 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट इसका यूज करें। v वोल्टेज में यदि आप एक्सलरेट करते हैं तो यूज करने के लिए तो पहले इन्हें याद करना पड़ेगा। ये पेज पूरा का पूरा याद कर जाओ और फिर इन पे आपके कम से कम 2500 क्वेश्चन दिख जाते हैं किसी भी चैप्टर में उठाएंगे तो। और ये चार्ज पार्टिकल तो न्यूट्रॉन नहीं है, तो एक ध्यान रखना, थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा लिख देते हैं 30.835 बाय स्क्वायर रूट में टेम्परेचर T केल्विन में। थर्मल न्यूट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा।
थर्मल न्यूट्रॉन कहां से सोचना पड़ा आपको? क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो तो चार्ज पार्टिकल है नहीं कि उसको एक्सलेट करोगे आप। वोल्टेज बदलने से न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, एक्सलेट वो होगा नहीं। तो वो टेम्परेचर यदि कहीं किसी रूम का T है वहां न्यूट्रॉन है, और कहीं का 2T है वहां न्यूट्रॉन होगा, या 4T है, तो उनके जो वोल्टेज आप लिखेंगे वो वेवलेंथ एसोसिएटेड लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन अपने गैस की तरह भागदौड़ करते आप सोच सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लेकर के 3/2 kT गैस के मॉलिक्यूल का आप काइनेटिक एनर्जी लिख देते हो, वैसे न्यूट्रॉन का एनर्जी भी kT लिख देते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल के लिए यदि कोई कहेगा तो उसी तरह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाला के वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, के का वैल्यू 3/2 kT गैस के मॉलिक्यूल के लिए। फॉर गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितना देखते थे? काइनेटिक एनर्जी देख देते थे के 3/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। तो जो लैम्डा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? h बाय स्क्वायर रूट में है ट्वाइस के के बदले 3/2 बोल्ट्जमैन वाला kT इंटू m। तो के में अंतर करना, देखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी वाला के। काइनेटिक एनर्जी वाला के, और राइट साइड में स्मॉल के है, और ये वाला जो फॉर्मूला था ना इसमें आपने यूज कर दिया, h बाय स्क्वायर रूट में ट्वाइस इंटू के इंटू एम, और के बदले में काइनेटिक एनर्जी के बदले में 3/2 के स्मॉल के टी है केल्विन में टेम्परेचर, और स्क्वायर रूट बड़ा सा है, एम भी उसी के भीतर। तो आपको ये डी ब्रॉगली मैटर वेव का वेवलेंथ लिखने का कई बार मौका मिलेगा, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हर एक मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड है ये। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।